सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है द वर्ल्ड वॉर वन। प्रथम विश्व युद्ध आज हम लोग करने वाले हैं। इसके बहुत सारे नाम है, द वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स, द ग्लोबल वॉर, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं द ग्रेट वॉर। तो ये सब इसके बहुत सारे नाम है। तो हम लोग को नाम से नहीं मतलब इसमें क्या क्या हुआ था, क्या इसके कारण थे, कब कैसे शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और क्या क्या इसके रिजल्ट थे, क्या क्या ड्रॉबैक थे, मतलब ड्रॉबैक नहीं क्या क्या रिजल्ट थे, ये सब चीज हम आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। और अगर आप चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, जो मैं यहाँ पर पीछे आपको नोट्स दिखाऊंगा उसको अगर आपको देखना है ना, तो उसमें मैंने एक सेटिंग कर दी। अगर आप लोग कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने और तब आपको पीडीएफ नहीं दिखेगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तब आपको पीडीएफ दिख जाएगी नोट्स वाली। अभी आप लोग को पता नहीं पीडीएफ किससे भी देखना, आपको इंटरेस्टिंग पीडीएफ के नोट्स आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखेंगे तो उसको देखना। अगर आपको उसे डाउनलोड करने का मन करे, नोट्स बनाने का मन करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट डाल देना, बाकी आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब या कमेंट कोई भी एक चीज नहीं की तो आपको नोट्स अवेलेबल नहीं होंगी। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोग जो हमारा वर्ल्ड वॉर वन है उसे हम लोग द ग्रेट वॉर और वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स और द ग्लोबल वॉर भी बोलते हैं, जो कि हमारा 1914 से 1918 के बीच में हुआ, 1914 से 1918 के बीच में। चलो आगे देखते हैं। ओके, अब भाई, अब कोई विश्व युद्ध हो रहा, विश्व युद्ध का मतलब होता है, वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है दुनिया के लेवल पे कोई युद्ध हो रहा है। ये कोई सिटी के लेवल पे या कोई मोहल्ले या कोई गली के लेवल का युद्ध नहीं है, दुनिया के लेवल पे युद्ध हो रहा है। और उसमें अप्रोक्सीमेटली 85 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था। कितनी? 85 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 85 जिले ने, मतलब 85 देशों ने पार्टिसिपेट किया था पहला विश्व युद्ध। यही सबसे खतरनाक विश्व। अभी तक तो 2 ही हुए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा खतरनाक था और इसमें बहुत लोग ही जान गए। मैं भी आपको सब डाटा बताऊंगा, करेक्ट तो नहीं होता है, जो हमें मिला है हम लोग वही बताएंगे अपने सूत्रों के हिसाब से। तो ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने, आपको बहुत मजा आने वाली है। अब देखो, अब यहाँ पर जब युद्ध होता है तो कोई 2 टीम अपोजिट में होंगी। अब यहाँ पर 85 नेशन है, 85 देश है। अभी 85 देश, कोई इनकी तरफ हो कोई इनकी तरफ होगा, तो हम लोग वो सब याद देखेंगे कौन कौन किसी तरफ से था। तो मेन जो हमारी 2 पावर्स थी वो थी द अलाइज पावर एंड द सेंट्रल पावर। आपको बैकग्राउंड में दिख पा रहा होगा, द अलाइज पावर एंड द सेंट्रल पावर। ओके, एक बार और सुनो, द अलाइज पावर और द सेंट्रल पावर। अब अलाइज पावर में कौन कौन था यहाँ पर हमारे पास? अलाइज पावर में हमारे पास था रशियन एम्पायर। रशिया कितना बड़ा देश है आप सभी जानते हो, रशियन एम्पायर था। आप लोग पीछे देख पा रहे हो। उसके बाद आता है हमारे रोमानिया, फ्रांस, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस ने 1917 में ज्वाइन किया था। तो ये हमारी क्या थी? ये हमारी थी अलाइड पावर। अलाइड पावर हमारी कौन कौन सी थी एक बार देखते हैं। रशियन एम्पायर, रोमानिया, फ्रांस, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस। इसमें से जो मेन कंट्री है, मेन कंट्री का मैं बताऊंगा आपको वो थी हमारे पास रशियन एम्पायर, फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था और यूएस ने 1917 में ज्वाइन कर थी। ये इसकी तरफ से मेन कंट्री थी। किसकी तरफ से? अलाइड पावर की तरफ से। अब देख लेते हैं हम लोग सेंट्रल पावर की तरफ से। तो सेंट्रल पावर की तरफ से हमारे पास आए थे जर्मनी का एम्पायर पूरा था, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर था पूरा, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ये पूरा था, और एक था बुल्गारिया, और एक था ऑटोमन एम्पायर जिसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में टर्की बोलते हैं। तो ऑटोमन एम्पायर, और उसके बाद फिर हमारा जर्मनी वाला एम्पायर, रशियन एम्पायर, और हमारे पास कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कौन कौन सी देश थी, कौन कौन किसी तरफ से लड़ा था। एक बार मैं आपको और बता दूं, अलाइड पावर में जो हमारे मेन कंट्रीज थी वो थी रशियन एम्पायर, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस था। और जो हमारी अलाइड पावर उसमें रशियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर और जो हमारे पास ऑटोमन एम्पायर थे जिसे लोग तुर्की बोलते हैं, और बुल्गारिया था। तो आपको ये बात समझ में आ गई ये विश्व युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। अब चलो देख लेते हैं यहाँ पर अगला हम लोग, जो कि हमारा मैप देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में क्या हमारी जो कंट्रीज जिन्हें मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर लोकेट है। तो आप लोग अगर बेसिकली आप ये पहला मैप देखोगे, जो आपको इस तरफ मैप दिख रहा होगा हमारे, यार मैं लेफ्ट राइट भूल जाता हूँ, मतलब जो इस तरफ आपको मैप दिख रहा होगा उस पर आप लोग देखोगे ना जो ग्रीन और पिंक कलर का, तो उसमें जो हमारी सेंट्रल पावर उन्हें क्यों बोला गया, क्यों उन्हें सेंट्रल ही पावर से बोला गया? उन्हें सेंट्रल पावर इसलिए बोला गया क्योंकि वो सेंटर में नहीं, उनके ऊपर जो हमारी जो एक लाइन होती है, अर्थ की जो लाइन होती है वो उससे पास कर रही होती है। तो आप देखो, जो हमारी सेंट्रल पावर है जिसमें आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और जो हमारे पास ऑटोमन एम्पायर है, देखो आपको पूरा पिंक कलर का दिख पा रहा होगा। आप लोग देख पा रहे हो पिंक कलर का जो हमारा मैप नंबर 1 है, ओके, उसमें आपको पिंक कलर का दिख पा रहा होगा। तो आप उसे देखो, और उसके मतलब जो इस साइड और इस साइड दोनों साइड कौन कौन सी हमारे पास ग्रीन कलर की, जिसमें फ्रांस, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और ये सब बहुत सारी कंट्री, बुल्गारिया, बहुत सारी कंट्री है उसमें। तो जो ग्रीन कलर की है वो हमारी द अलाइज है,
और जो हमारी पिंक कलर की वो सेंट्रल पावर, क्योंकि उनके ऊपर से एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ मेरिडियन जाती है, वो सेंट्रल पावर है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो मेरे पीछे फिगर है जस्ट, उसमें भी आप लोग देख पाओगे जो रेड कलर का है आपको सेंट्रल पावर दिखेंगे, जो ग्रीन कलर की वो अलाइड पावर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, अब आता है किसी भी विश्व युद्ध या किसी भी गली की लड़ाई, किसी भी के घर की लड़ाई का कोई ना कोई कारण होता है। एक कारण होता है जो बहुत पहले चला आ रहा है, एक कारण होता है जो तुरंत तुरंत का नया कारण होता है। देखो लॉन्ग टर्म कॉसेज जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे। देखो पहला कारण था डिवीजन ऑफ यूरोप, दूसरा था मिलिटेंट नेशनलिज्म, तीसरा था मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस, चौथा था क्लैश ऑफ इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल राइवलरी, पांचवा था बाल्कान इशू और छठवा था नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस और सातवां था एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल मशीनरी। आप सोच रहे होंगे यार इतना तो बता दिए, इसको समझाएगा कौन? मैं भी आपको लाइन बाय लाइन अच्छे समझाऊंगा। तो पहला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, पहला है हमारे पास डिवीजन ऑफ यूरोप। ओके 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 ओके, तो डिवीजन यूरोप में क्या हो रहा था? इस टाइम पे बहुत रिवॉल्यूशन आ चुका था, तो मतलब रशिया में पहुंच गया। यूरोप का क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था। डिवीजन क्यों हो रहा था? क्योंकि अब किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ, पूरी कंट्री डिवाइड, पूरा यूरोप डिवाइड होने लगा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो यूरोप में अलायंस बने थे, अलायंस कहने का मतलब मेरा जो मतलब जो संधियां नहीं होती हैं, कि जैसे कि मान लो अभी मैंने किसी के साथ, मान लो एग्जाम्पल मैंने अपने भाई के साथ संधि कर ली कि अगर कोई मुझे बाहर से मारना है तो तुम मुझे मेरा साथ दोगे, अगर तुम्हें कोई मारने आता तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सेम यहाँ पर हमारी वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था। कब? 1914 से पहले, क्योंकि संधियां पहले होती है। वर्ल्ड वॉर के टाइम में कौन संधियां करेगा? यहाँ से गोली चल रही, कोई संधियां करने जाएगा? नहीं। मतलब जो अलायंस होता है वो पहले से ही बना लिया जाता है कि अगर मुझ पर कोई हमला करेगा, तुम मेरी साइड से लड़ोगे, तुम्हारे पे कोई हमला करते तो मैं करूंगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर अलायंस है। पहला था ट्रिपल एंटिटी, जो कि आपको दिख पा रहा होगा, और दूसरा था ट्रिपल अलायंस। तो ट्रिपल एंटिटी में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया ने एक कागज पर साइन किया था, उसमें कहा था कि अगर तीनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो दोनों मिलके, मतलब तीनों का उनकी तरफ से डिफेंस का काम करेंगे। मतलब मान लो ग्रेट ब्रिटेन पे हमला हो गया तो फ्रांस और रशिया जो है ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहेंगे, अपने सोल्जर भेजेंगे और डिफेंस करेंगे उनकी तरफ से। और सेम यहाँ पर ट्रिपल अलायंस के साथ हुआ था। ट्रिपल एंटेंटे में कौन कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और ट्रिपल अलायंस में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। आप देखो भाई, ट्रिपल एंटेंटे उसको बोलते जो है वो ट्रिपल एंटेंटे बोलते हैं, लेकिन मैं जल्दी ट्रिपल एंटिटी बोलता हूँ, समझ जाना। उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ट्रिपल एंटेंटे। ओके, बाकी मैं बोलूँ उसको समझ जाओ। अब देखो जो ट्रिपल अलायंस था वो बेसिकली हमारी सेंट्रल पावर थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। अब इसमें से इटली ने पता क्या किया था? इटली ने कहा था भाई देखो, अब जैसे मान लो लड़ाई हो रही है तो जो कमजोर होता है ना उसकी तरफ से हम लोग, मान लो क्रिकेट हो रहा है, पहले हम लोग कहेंगे इंडिया जीत रहा, बाद में जैसे इंडिया हारने लगे तो लोग अपनी मतलब मन बदल गया, कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, मतलब लोग भाग जाते ना एक साइड से दूसरी तरफ चले जाते। यही सेम हुआ था इटली के साथ। इटली ने जो ऑस्ट्रिया हंगरी और जो हमारे पास जर्मनी था इसको छोड़ के चला गया था किस तरफ? ट्रिपल एंटेंटे, मतलब कि अलायंस पावर की तरफ। तो अब आपको ये बात भी समझ आएगी। अब यहाँ पर कुछ यूरोप के कारण लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया फॉर्म ट्रिपल एंटेंटे। ओके, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ने क्या बनाया था? ट्रिपल एंटिटी का फॉर्म किया था। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली फॉर्म ट्रिपल अलायंस, इन्होंने ट्रिपल अलायंस का फॉर्मेशन किया था। तीसरा पॉइंट होता आया है इटली फॉट अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, इटली छोड़ के भाग जाता है और ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के अपोजिट में लड़ाई करता है। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वर ज्वाइंट ऑटोमन एम्पायर। ओके, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी होती है वो ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया के साथ ज्वाइन कर लेता है। और आगे लिखा हुआ है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान एंड यूएस आल्सो जॉइन द ट्रिपल एंटेंटे, मतलब अलाइड पावर्स। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में होगी। अब आगे देखते हैं। अगला कारण था हमारा मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूं, बस ये होता है मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब। अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए कि अगर कोई मेरे देश के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उसे मार दूंगा, मैं हमला कर दूंगा, न्यूक्लियर बम गिरा दूंगा, ऐसा वैसा, मतलब अपने देश के प्यार करो, वो बढ़िया होता है कि मैं अपने देश पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये बढ़िया। अब आप कह रहे हो अगर गलती से आंच आ गई तो मैं सामने वाले देश को उड़ा दूंगा, न्यूक्लियर बम डाल दूंगा, हाइड्रोजन बम डाल दूंगा, लाइक किम जोंग उन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्सट्रीम लेवल पे हो गया था उस टाइम पर, यही एक कारण बनना था कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसमें क्या लिखा हुआ है? पैट्रियोटिज्म, लव फॉर वंस ओन नेशन मीन हेटेड टुवर्ड्स अदर, मतलब अपने देश से प्यार करो। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है अपने देश से प्यार करो, लेकिन दूसरे देश के प्रति हेट या मतलब कि घृणा ना करो, दूसरे देश से नफरत ना करो। अपने देश से प्यार करो, ये ठीक है, उस लेवल तक ठीक है जब तक आप अपने देश से प्यार करते हो, लेकिन अगर आप सामने वाले देश से घृणा करने लगते हो तो वो गलत हो जाता है।
आगे नेशनलिज्म बिकम कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव। ओके, नेशनलिज्म बहुत हाई लेवल पे आ चुका था तो लोगों को गुस्सा आने लगा था, तो लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। फ्रांसो पर्शियन वॉर ऑफ 1870 और 71। पर्शिया जो है ना, अब देखो फ्रांस और पर्शिया के बीच में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी भाई। अब ये फ्रांस और पर्शिया है कौन? अभी मैंने आपको बताया जो हमारी फ्रांस थी वो हमारी बेसिकली अलाइज की तरफ थी। जो पर्शिया है इसको हम लोग जर्मनी बोलेंगे। पर्शिया को क्या बोलेंगे हम लोग? जर्मनी ही था, तो उसका पहले नाम जो है पर्शियन था, लेकिन इसको हम लोग जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो गई 1870 से 1871 में। अब देखो भाई यहाँ पर जर्मनी गया था। अब जर्मनी के अंदर मतलब होता नहीं झुलस चढ़ी थी, अब मुझे इसको हराना ही मारना ही मारना है। तो ये कारण था कि हमारा लॉन्ग टर्म कॉस्ट था किसके लिए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। आगे लिखा हुआ है फ्रांस ड्रीम्ड ऑफ टेकिंग रिवेंज एंड टेकिंग बैक द लॉस्ट प्रोविंसेस। ओके, मतलब फ्रांस यहाँ पर हार गया था, गलती से मैंने बता दी जर्मन हार गया, फ्रांस हार गया था। फ्रांस को लगी थी गुस्सा मुझे जर्मन को हराना ही हराना है किसी भी कीमत पर, तो फ्रांस की तरफ से अपने दूसरे देश है, इनकी तरफ दूसरे देश हो गया वर्ल्ड वॉर। आगे देखते हैं मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस। मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस। अब यहाँ पर देखो जो मिलिटेंट और आर्मामेंट रेस का मतलब होता है कोई विश्व युद्ध होगा ना, तो यहाँ पर लोग मतलब मेरा कहने का मतलब जो अगर विश्व युद्ध अगर आपके पास हथियार है तो आपकी गिनती होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो जो 85 नेशन थे लोग इस चक्कर में थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा हथियार बना लूं, ज्यादा से ज्यादा आर्म बना लूं, शिप्स बना लूं, मिलिट्री तैयार कर लूं, नेवी फोर्स तैयार कर लूं, एयर फोर्स तैयार कर लूं और हमारी शिप्स तैयार कर लूं। तो ये सब मतलब जो हमारी होती ना हथियारों की दौड़ लग गई थी, कौन कितने ज्यादा बनाएगा। ब्रिटेन ये बना रहा तो मैं उससे ज्यादा बनाऊंगा, तो ये सब था हमारे पास। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जर्मनी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर कॉलोनीज इन अफ्रीका शी मेड मोर वॉरशिप एंड पावरफुल। जर्मनी जो होता है अपनी जो मतलब जो उसकी कॉलोनीज होती है, कॉलोनी मतलब कब्जा जो किया था साउथ अफ्रीका में, उससे अफ्रीका में उससे बचने के लिए उन्होंने क्या थे, उसने और बहुत सारे हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। जर्मनी शिप इंपरेटर वॉज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, जर्मनी की जो शिप इंपरेटर है ना वो दुनिया में सब मतलब उसका जो शिप इंपरेटर शिप थी, मतलब जर्मनी ने एक शिप बना था जिसका नाम था इंपरेटर, वो दुनिया की सबसे बड़ी शिप है। और उसका जो मतलब जर्मनी उस टाइम पर भी बहुत आगे था, आज भी बहुत आगे है। और आगे देखो ब्रिटेन एंड फ्रांस फेल्ट कंसर्न एंड दस दे एंटर्ड इन द। ओके, ब्रिटेन और फ्रांस को पता चला कि जर्मनी ने शिप बनाई जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, तो वो भी आर्मामेंट में चले गए, मुझे भी ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करने, शिप्स तैयार करनी है, तो ये सब होने लगा था। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो जर्मनी थी ना सबसे ज्यादा घाटा इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सीखा हुआ था। अभी मैं आपको रियल बताऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा, लेकिन मेरी बात आप ये सुनो कि सबसे ज्यादा घाटा पता है किसको हुआ था? जर्मनी को हुआ था। क्यों हुआ था? जो हुआ था वो तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इसकी जो आखिरी किस्त है, मतलब जो होता नहीं कि पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जिसकी गलती पैसे वही देने वाला, जर्मनी ने सबसे ज्यादा पैसे दिए थे और इसकी आखिरी किस्त उसने 2010 में, मतलब ये 2010 12 साल पहले 11 साल पहले इसने चुकाई थी आखिरी किस्त। तो समझ सकते हो इसका कितना बड़ा घाटा हुआ था, मतलब हर साल चुकाते आ रहा। 2010 में इसने आखिरी किस्त चुकाई थी। आगे आता है हमारे पास क्लैश ऑफ इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल राइवलरी। ओके, क्लैश ऑफ इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल, इसमें देख लेते हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है। जर्मनी सरपेस्ड अदर यूरोपियन नेशंस इनटू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, मतलब यहाँ पर जर्मनी ने और देशों में कब्जा करना शुरू कर दिया था इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के बहाने। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर जर्मनी टू हैव ओन कॉलोनीज सिंस दे प्रोवाइड मैन पावर फॉर आर्मीज, न्यू मार्केट एंड रॉ मटेरियल। जर्मनी प्लान फॉर। ओके, मतलब यहाँ पर अब देखो, अब जो क्लैश ऑफ इंपेरियलिस्ट और इसका जो मेन मतलब है कि मान लो अब आपने साउथ अफ्रीका में क्या किया, साउथ अफ्रीका में आपने एक कब्जा, अफ्रीका में मतलब कब्जा कर लिया, वहां पर कोई कोल की माइनिंग वाइनिंग है, कोई फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री, तो आप जो वहां से गुड्स लाओगे, जो रॉ मटेरियल लाओगे उसको अपने देश तक तो लाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको या तो अब आप उसको बाइक से तो लाओगे नहीं, ना एयरप्लेन से लाओगे, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रेलवे ट्रैक, मेट्रो ट्रैक, जिससे आप लोग सामान ला सकते हो, गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या किया था, जर्मन ने कहा कि हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे बर्लिन से लेके बगदाद तक। ओके, तो ये सब मतलब वहां पर क्या हो रहा था, सामान को ज्यादा से ज्यादा देशों को कब्जा करो, उससे सामान मांगो, मतलब रॉ मटेरियल मांगो, और बाद में उसको जब उसका देश खाली जो छोड़ के चले जाओ, मतलब कब्जा ज्यादा से ज्यादा कब्जा यहाँ पर किया जा रहा था दूसरी कंट्रीज में। अभी देखो आपको एक इसका मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ, बल्कान इशू। ओके, बल्कान इशू जहां पर आपको सोचो, मैं आपको बताऊंगा ना, तो बल्कान इशू में क्या हुआ था। जो बल्कान इशू तो पहले वो ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की के अंडर में था, अब टर्की ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद अब जैसे टर्की ने उसे छोड़ दिया, मतलब टर्की के कब्जे से बाहर हो गया बल्कान वाला एरिया। आप देख रहे हो मैप में आपको बल्कान का दिखेगा, वहां पर जो बल्कान है ना वो मतलब आजाद हो गए थे किसके एम्पायर से, ऑटोमन एम्पायर के।
कब्जे से। अब वो आजाद हो गया। अब जो बच्ची बगल में आप लोग फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की, बाकी तो जितनी देश बची थी ना, टर्की, वो सब सोच अब मैं इस पर कब्जा करूंगा। जर्मनी कह रहा था नहीं मैं करूंगा, टर्की कह रहा था नहीं मैं करूंगा, ब्रिटेन कह रहा था नहीं मैं करूंगा, ऐसा ऐसा करके मतलब बहुत ज्यादा उस समय कॉलोनीज बनाने का बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं टॉप पर। जैसे ये टाइम है तो इस टाइम पे क्या हो रहा, गेम चल रहे हैं बहुत सारे फेमस गेम्स। उस टाइम पर पता है क्या कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी सेटअप करनी है तो करनी है बस। तो पॉप्सो की ये बात भी समझ में आई होगी। बल्कान इशू वाला। आगे नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस। कौन सा रोल ऑफ प्रेस? नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस। नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस में क्या था, मतलब देखो एक इंडिया, एक जो डेमोक्रेसी होती है उसके बेसिकली 3 पिलर्स आपको बताए जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके 4 पिलर्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तो इन दोनों सिंपल है। चौथा आता है हमारे पास मीडिया। अब मीडिया, मान लो यहाँ की मीडिया कुछ और दिखा रही है, यहाँ की मीडिया जो है अपने इंडिया की मीडिया किसी मतलब किसी चीन के बारे में कुछ गलत न्यूज दिखा रही है तो इंडिया वाले भड़केंगे नहीं। मतलब भड़काऊ तरह से, मतलब आग में घी डालने का काम कौन कर रहा था? मीडिया कर रही थी उस टाइम पर। उसमें देखो आप पेपर, आपको एक पीछे एक पेपर दिखेगा, उसमें लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ, मैंने आज सिर्फ आपके लिए बनवाया है मतलब सर्च किया है, मतलब इसको मैंने सर्च किया था गूगल से। तो उसको आप लोग देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि जर्मनी सेलिब्रेटिंग फॉल ऑफ लीग्स आफ्टर जर्मनी 10,000 फॉल बिफोर बिगेन इज, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा था उसकी मतलब दूसरे कंट्री की सिर्फ बुराई करी जा रही थी। तो अब इससे क्या होता है ना, तो दूसरे कंट्री गिर रहा है तो जो कंट्री उस न्यूज को देख रही है ना उसको बढ़ावा मिलेगा, वो और युद्ध करेगा। मतलब ऐसा से हमारा प्रेस था उसका नेगेटिव रोल पड़ रहा था वर्ल्ड वॉर का, ये भी एक कारण था। आगे एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल मशीनरी। इफेक्टिव इंटरनेशनल मशीनरी का मतलब ये है हमारे पास कि मतलब उस टाइम पर कोई ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहां पर उस 85 या जितनी कंट्रीज थी वो समझौता कर सके कि यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस विश्व युद्ध को ना करके ये कुछ कर सकते हैं, ऐसा वैसे कर सकते। उस टाइम पर जो इंटरनेशनल मशीनरी थी, मतलब जहां पर समझौते किए जा सकते वो नहीं थी। आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन है जो कि सक्सेसफुल है, क्योंकि 1942 के आसपास से 1946 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तब से आज तक वॉर नहीं हुआ। लेकिन 1914 और 1918 के टाइम पे कोई ऐसी इंटरनेशनल मशीनरी नहीं थी जहां पर समझौता किया जा सके, तो उस टाइम पर वॉर हो गया था। वर्ल्ड वॉर सबसे बड़ा वॉर था, द एंड ऑफ ऑल वॉर्स। तो ये सब आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो उस टाइम पर क्या था, हमारे पास इफेक्टिव इंटरनेशनल मशीनरी नहीं थी, तो ये भी एक कारण था कि हमारे पास युद्ध हो गया। अगर होता तो शायद समझौता हो जाता और युद्ध ना होता। उसी की बात आती है हमारी लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस भी फेल हो गई थी, क्योंकि बस जैसे लीग ऑफ नेशन 1923 में बनी, आगे 1940 में वॉर हो गया 28 27 28 साल के बाद, बस तो ये भी फेल हो गई। आगे देखते हैं। अब हमने क्या पढ़े, अभी हम लोग ने पढ़े लॉन्ग टर्म कॉसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट कॉस्ट। इमीडिएट कॉस्ट इन द सेंस क्या, तुरंत के कारण थे। तो मैं आपको बताऊं 14 नवंबर 28 जुलाई 1914 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप सोचो मैं 28 जुलाई 1914 में चला गया। अब आप क्या हो, मैं आपको इमीडिएट कारण बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको समझ में आने वाला है। ओके, आप ऑस्ट्रिया के राजा हो और आप जाते हो अपनी वाइफ के साथ सर्बिया घूमने। ये सर्बिया है हमारा और ये आप ऑस्ट्रिया के राजा। अब आप घूमने जा रहे हैं। अब मान लो वहां पर ये आप ऑस्ट्रिया के राजा हो। ऑस्ट्रिया और हंगरी कितना बड़ा एम्पायर था आपको पता ही है, आपने मैप में देखा होगा। तो ये आप घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको और आपकी पत्नी को मार दिया जाए। ओके, अब मार दिया गया। जो ऑस्ट्रिया वाले लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से ब्लेम कर दिया कि नहीं सर्बिया इसके लिए जिम्मेदार है। अब भाई सर्बिया को किसका सपोर्ट था? जर्मनी का। अब सर्बिया को जर्मनी का था, क्यों था? क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन की थी। सेम हाल यहाँ पर किसके साथ था? ओके, मैंने गलत बोल दिया। जो सर्बिया था उसको, जैसे कि हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबका सपोर्ट था, और जो हमारे पास ऑस्ट्रिया था इसको सपोर्ट था जर्मनी का। तो इन्हीं दोनों से स्टार्ट हो गया विश्व युद्ध। तो मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है ऑस्ट्रिया के जो हमारे आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड है उनको मार दिया गया था। कहाँ? जब वो सर्बिया घूमने गए थे। अब उनको मारा गया तो ऑस्ट्रिया वालों ने कहा तुम तो पूरी इसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ हमें मतलब कि इसमें कुछ लिखा हुआ नीचे। हाँ, ऑस्ट्रिया ने कहा मैं आपसे 11 डिमांड करता हूँ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से कहा मैं 11 डिमांड करता हूँ, अगर आप पूरा कर देते हो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन सर्बिया कहती नहीं, क्योंकि इसको दूसरे देश को सपोर्ट होता है, फ्रांस का होता है और यहाँ पर इटली का, ब्रिटेन का होता है, ग्रेट ब्रिटेन का होता है। तो इन सबका सपोर्ट था। ये भी इसको भी बहुत भाव था, ओवर कॉन्फिडेंस था। सेम हाल यहाँ पर सर्बिया और उसका हो गया, किसका? ऑस्ट्रिया का हो गया, क्योंकि इसको भी सपोर्ट था जर्मनी का और वो टर्की का। तो फिर अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन दोनों की बुद्धि खराब हो गई थी कि अब मतलब विश्व युद्ध करना ही करना है, तो बस हो गया। और फ्रांस, अब जो सर्बिया की तरफ से फ्रांस था, फ्रांस को भी लड़ना ही था किससे? जर्मनी से, पर्सिया से।
तो मतलब विश्व युद्ध होना ही था, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ वर शॉट, मतलब मार दिए गए, वर्ड लगाए। द डुअल मर्डर वाज प्लान्ड इन सर्बिया, ये पूरा मर्डर जो सर्बिया में किया गया था। ऑस्ट्रियन ब्लेम सर्बिया फॉर दिस क्राइम, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम किया कि आप ही ने एक कांड किया है। आगे लिखा ऑस्ट्रिया मेड 11 डिमांड टू सर्बिया, ओके ऑस्ट्रिया ने 11 डिमांड रखी सर्बिया के सामने कि अगर आप लोग मान जाते हो तो हम आपको मतलब कि आगे युद्ध नहीं करेंगे। आगे लिखा सर्बिया रिफ्यूज टू कंप्लीट, उन्होंने कहा नहीं काम इसको मानेंगे नहीं, सर्बिया ने मना कर दिया, काम इसको मानने वाले नहीं, क्योंकि उसकी तरफ आपको पता रशिया था और फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, तो उसने कहा मानने वाले ही नहीं, तुम चाहे जो कर लो, चाहे 11 डिमांड रखो, चाहे 5 रखो, चाहे ना रखो, फिर भी मैं मानने वाला नहीं हूँ, हमने मारा ही नहीं उसको। आगे लिखा ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, और फिर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी दिन से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कब से? 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914। आगे लिखो इन ऑल 86 नेशन टुक पार्ट इन वॉर, और पूरे दुनिया में 86 नेशन ने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया था। ओके सो गाइस, जो यूएस था वो 1917 में वॉर में इंटर कर जाता है। क्यों इंटर कर जाता है? एंट्री ऑफ यूएस इनटू द वॉर। आप लोग ये हेडिंग देखिए, इंटर करने का कारण ये होता है ना, यूएस उस टाइम पर उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। बाकी जो कंट्री आर्म्स, जिनको हथियार बनाने हैं, शिप्स बनाने हैं, मिलिट्री बनाने हैं, तो उनको पैसा तो चाहिए, तो सब कंट्री ने ऐसे पैसा लिया होता। लेकिन जो इंग्लैंड थी उन्होंने ज्यादा पैसा लिया होता। क्यों ज्यादा पैसा लिया था? अब इसको डर इस बात का था कि अगर इंग्लैंड हार जाती गलती से जर्मनी, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड वाला है क्या? फ्रांस, और यहाँ पर हमारे पास रशिया थी। अगर ये मान लो गलती से हार जाती इंग्लैंड, तो इसका पैसा तो पूरा डूब जाता। ये पहला कारण ये था कि इन्होंने मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूएस ने जो होता है हमारा वर्ल्ड वॉर, उसमें क्यों इंटर की। पहली बात ये थी कि रशिया जो है इंग्लैंड ने इसका पैसा लिया था यूएस का, तो ये यूएस से सोच रहा था कि अगर मेरा पैसा ना डूब जाए, इस वजह से इसने इंग्लैंड की तरफ से पार्टिसिपेट किया। और दूसरा कारण ये था कि अगर मान लो गलती से मतलब जो जर्मनी था ना, मतलब जर्मनी का मतलब हमारी जो अटलांटिक सी थी ना, अटलांटिक सी के आसपास क्या होते हैं यहाँ पर हमारे पास अटलांटिक सी में एक बड़ी सी आती है जिसमें टोटल 1153 लोग होते हैं, जिसमें से 128 यूएसए वाले होते हैं, और जर्मनी सोचते हैं इंग्लैंड का उनको मार देते हैं, तो 128 बेगुना यूएसए वाले मार दिए जाते हैं, तो यूएस वाले मार दिए जाते हैं। दूसरा कहा था कि यूएस इसमें इंटर कर जाता है इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि जर्मनी को मारना था, क्योंकि उसने 128 लोगों को मारा था। ओके, तो ये इसमें लिखा था, बाकी इसमें लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हो, मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू। आगे रशिया ने क्यों बाहर किया? ओके, रशिया 1917 में बाहर चला गया क्योंकि यहाँ पर जो वल्दमार लेनिन जी पावर में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर रशिया ने 6 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को खो दिया था। और बोल्शेविक पार्टी थी ना, मतलब पहले कौन थे? पहले जार निकोला सेकंड थे। उन्होंने कहा कि रशिया जो वर्ल्ड वॉर पार्टिसिपेट किए थे, तो 1917 में उनका तख्ता पलट दिया गया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद हमारे वल्दमार लेनिन आए। वो लेनिन जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये लेनिन की है ये लेनिन की फोटो थी। ये पावर में आ गए। अब ये पावर में आ गए तो कारण यहाँ पर हमारे पास ये पावर में आ गए, तो इन्होंने कहा रशिया जो वॉर नहीं लड़ेगा, क्योंकि 6 लाख सोल्जर्स मर चुके थे और यहाँ पर रशिया में रिवोल्यूशन आ चुका था 1917 में, तो ये उन्होंने वॉर से बाहर कर दिया, वॉर से बाहर हो गए। अगला वॉर खत्म हुआ, 4 साल बर्बाद हो गए, 1914 से 1918 वॉर हुआ। आगे कंबाइंड फोर्सेस, यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉन, जीत गई। जर्मनी एम्पायर केसर, और जर्मनी के जो एम्पायर थे विलियम केसर, वो भाग गए हॉलैंड। ओके, आई होप आपकी बात समझ में आएगी। अब कोई विश्व युद्ध हुआ तो वहां पर कोई ट्रीटी साइन होती है, शांति के लिए कोई ट्रीटी साइन की गई थी, पेरिस पीस ऑफ सेटलमेंट, मतलब कि अब शांति, अब जो जिस कंट्री की थी, जर्मनी की थी, सर्बिया की थी, ऑस्ट्रिया की तो कोई गलती नहीं, क्योंकि तुमने ऑस्ट्रिया के लीडर को मारा तो ऑस्ट्रिया वालों ने मार दिया। अब गलती तो सर्बिया की थी ना, बाकी गलती तो ऑस्ट्रिया की थी। क्यों मारा? आपको डिमांड रखी थी, एक लीडर ही तो गया था। तो मतलब यहाँ पर गलती सबकी होती थी। यहाँ पर ट्रीटी साइन की गई, शांति का शांति का प्रस्तावना आया 2 लोगों के पास। देखो आपको ट्रीटी ऑफ पीस मतलब शांति, आप देख पड़ोगे यहाँ पर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। यहाँ पर हमारे पास हमको बेसिकली 3 ट्रीटी पढ़नी है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया और ट्रीटी ऑफ सेंट सेव्स। चलो हम लोग चारों देख लेते हैं। पहली आती है हमारे पास ट्रीटी ऑफ सेंट वर्सैलिस। अब ट्रीटी ऑफ सेंट वर्सैलिस जो थी 1919 में आई थी, किसके लिए आई थी? जर्मनी के लिए। और इसमें लिखा क्या था? इसमें लिखा था कि जर्मनी को $33 बिलियन देने हैं, जिसकी आखिरी किस्त उसने 2010 में चुकाई थी। हुआ कब था? 1920 के आसपास खत्म हो गया था। 90 साल उसने खाली किस्त चुकाई है, तो आप समझ सकते $33 बिलियन देना था उसे। आगे लिखा हुआ ही हैड टू इवैक्यूएट, इन्हें सारे जो जर्मनी था उन्हें सारे वो जगह छोड़ने थे जहां पर इन्होंने कब्जा किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। आगे लिखा हुआ है उन्होंने बहुत सारी जगह से मिलिट्री हटानी पड़ी। और आगे लिखा हुआ था उन्होंने सारी कॉलोनीज को छोड़ दी, मतलब सारी कॉलोनीज के यहाँ से चली गई जितने उन्होंने कब्जा किया था। और
1 लाख सोल्जर्स, 15,000 नेवल और 36 शिप। और कहा गया जर्मनी से कहा गया तुम खाली 1 लाख सोल्जर्स को रख सकते हो, 15,000 नेवी फोर्सेस को रख सकते हो और 36 शिप्स को रख सकते हो बस। आगे लिखा हुआ है ह्यूशाओ, कोल की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो फ्रांस को, इटली को, बेल्जियम को 10 साल तक लगातार। और मतलब ये आप एक तरह से यही मेन ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। अब देखो जर्मनी से आप इतना सारा कह रहे हो कि मुझे पैसा भी दो, मिलिट्री भी हटा लो, जितनी आपने कब्जा किया था वो भी छोड़ दो, मुझे कोल भी दो। अब ये मतलब एक तरह से इरिस्पेक्टफुल और मतलब अब जर्मनी, अगर मैं जर्मनी वाला होता मुझे इतनी गुस्सा आती, मैं खून का घूंट पीकर रह जाता। यही हाल था जर्मनी का, यही कारण था ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, कारण था दूसरे विश्व युद्ध का। मेन कारण कौन था? ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, और यही ऑफिशियल एंड था। ओके, आगे हमारे पास आती है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया जो ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए साइन हुई थी, ये 2 सेपरेट नेशन में टूट गया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और ऑस्ट्रिया आर्मी से कहा कि अपने 30,000 सैनिक को कम कर दो और ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। आगे आती है हमारे पास ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया। ओके 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 आगे आती है हमारे पास ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो थी वो हमारी किसके लिए थी? वो हमारी थी टर्की के लिए। टर्की के लिए टर्की ने माना नहीं, क्योंकि वहां पर उसको बहुत सारे मतलब जो टर्की के अंडर में नहीं था उससे भी छोड़ना, तो टर्की ने इसको माना नहीं। फिर फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ट्रीटी ऑफ लॉस ने बाद में आई, तो उसको टर्की ने स्वीकार कर लिया। तो आई होगा गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ रिजल्ट पढ़ देते हैं, मतलब हमारे जो वर्ल्ड वॉर थे इसका क्या 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 रिजल्ट था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अब आपकी रूह खड़े होने वाली है। यहाँ पर 80 लाख लोग मार दिए गए। अभी 4 लोग सबसे ज्यादा रसिया और जर्मनी के लोग मारे गए। 80 लाख लोग मार दिए गए पहले विश्व युद्ध में। 60 लाख लोग लंगड़े लूले हो गए। 1 करोड़ 20 लाख लोग की चोट बहुत तगड़ी, मतलब एकदम घाव बहुत तगड़े, मतलब एकदम होता नहीं, इंजर्ड हो चुके थे। देखो 80 लाख लोग मारे गए, 60 लाख लोग मतलब कि लंगड़े लूले हो गए, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, और 1 करोड़ 20 लाख लोग मतलब पूरी तरह से वो इंजर्ड हो चुके थे। तो आपको ये बात समझ होगी। आगे लिखा मनी लॉस, पैसा लॉस हुआ। इस पूरे जो हमारी अलाइड पावर्स थी इनका 4100 मिलियन पाउंड का खर्चा हुआ। कितना? 4100 मिलियन पाउंड का। सेंट्रल पावर का था 1500 मिलियन, 41,000 मिलियन पाउंड किसका था? अलाइड पावर्स का। 15,000 मिलियन पाउंड किसका? सेंट्रल्स का। और यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो डाउन हो गई। ओके सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे हिस्ट्री की और बाकी सब्जेक्ट की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस, लाइक नहीं किया कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके सब्सक्राइब करके आप इस पीडीएफ को देख लो। उसकी लिंक आपको नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।